अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। गंदम का बहरान जो है वो अब सिर्फ बहरान नहीं रहा, लगता है कि एक स्कैंडल बन गया है। क्योंकि एक तरफ जब पाकिस्तान में गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद थे, हमने देखा कि कैसे निगरान हुकूमत ने फिर भी इजाज़त दी कि वो गंदम को इम्पोर्ट करें। और जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो एक नया ट्विस्ट आया है कि अब ये इंकशाफ भी हुआ है कि वो जो गंदम की दरामद थी, इवन के जब इंतखाबात हो गए, नई गवर्नमेंट आई, तो उस दौर में भी जारी रहा। अब कमेटी पर कमेटी बनाई जा रही है, एक और कमेटी बना दी गई है। बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि उन फार्मर्स बेचारों का क्या होगा जिन्होंने पूरा साल मेहनत की और अब उनको उनकी जो मेहनत की कीमत है वो नहीं मिल रही। तो शहबाज, जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, आई थिंक इसको बहरान तो है ही है, बट ये एक स्कैंडल है आई थिंक पूरा। उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट का तो नाम आ ही रहा था। अब जो कल जो डेवलपमेंट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक और इंक्वायरी कमेटी बना दी है, वो इंक्वायरी कमेटी उन्होंने क्यों बनाई है? देखिए, जो पहले एक कमेटी बनाई थी प्राइम मिनिस्टर ने, गालिबन मियां मुश्ताक साहब उनका नाम था, जिन्होंने उस कमेटी को हेड किया था। दैट वाज एसेंशियली अ रिव्यू कमेटी। उसने जो तमाम की तमाम जो उसकी टाइम फ्रेम था, उसकी डेट्स थी, कब ये गंदम की इंपोर्ट का फैसला हुआ और किसने क्या जो एक्शन लिया इस हवाले से, उसको उन्होंने एक डॉक्यूमेंट कर दिया और ओवरऑल एक इस चीज़ का सारा रिव्यू दिया कि क्राइसिस हुआ कैसे। वन ऑफ द थिंग्स जो कि उस रिपोर्ट में पॉइंट आउट हुई, वो जो मुझे ज़राए ने बताया कि जो कहा जाता है कि एक ओरिजिनल सिन जो कमिट किया इस सारे क्राइसिस का, या आप कह सकते हैं कि अगर आप इसी एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में बात करें कि जो बीज बोया गया इस क्राइसिस का, वो PDM 1 की हुकूमत ने बोया था। उसको इन सो मैनी वर्ड्स इस रिपोर्ट में कहा गया, प्लेनली नहीं बताया गया कि जो पिछले साल फैसला किया था PDM की गवर्नमेंट ने कि जो गंदम की इमदादी कीमत है वो 2022-23 के जो सीज़न था उसके लिए कोई 2200 रुपया फ़ी मन थी, उसको इन्होंने 77% बढ़ाकर तकरीबन कर दिया 3900 रुपये फ़ी मन। ये पिछले सीज़न की हम बात कर रहे हैं। तो उस वक्त इतनी इसके ऊपर बैक एंड फोर्थ मीटिंग्स हुई। बेसिकली ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला था कि गंदम की जो इमदादी कीमत है उसको बढ़ाया जाए। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का एक रूरल स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था और जो भी ये मूव हो रही थी वो इंतखाबात को सामने रखकर ये सारा एक प्लान किया जा रहा था। हालांकि उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार साहब, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी रजिस्ट किया था कि इतनी कीमत ना बढ़ाएं, इसको 3000 से 3200 रुपये फ़ी मन तक रखें। तो चूँकि कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और प्योरली ये फार्मिंग कम्युनिटी के लिए किया गया था उस वक्त, जिसका एक अर्बन पॉपुलेशन को भी नुकसान हुआ, ओवरऑल उसकी महंगाई के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन आई। तो ये जो पहली कमेटी थी, जब तो दूसरी कमेटी तो इन्होंने कल बनाई ना प्राइम मिनिस्टर ने, ये भी इन्होंने ही बनाई थी, वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने। इनके वो ट्रस्ट वर्दी एक्स ब्यूरोक्रेट हैं वो बंदे। तो उसने एक तो इसकी तरफ इशारा किया, ये एक बहुत ही एक अहम चीज़ है। उससे हुआ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें थी वो तो कम थी और पाकिस्तान में कीमतें जो थी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आपके लिए एक मुनाफा, एक उसके एक वेन्यू, एक विंडो क्रिएट कर दी कि बाहर से दरामद करें और फिर आप पाकिस्तान में इसको लाके बेचें। अब इसमें फास्ट फॉरवर्ड मैं एक रोकूं अगर आपको यहाँ पर देखें, जो पहला आपने कहा ना कि PDM 1 से सिलसिला शुरू हुआ, देखें हमारे जो फार्मर्स हैं वो भी शिकायत करते हैं कि वो इतनी मेहनत करते हैं, उनको उनकी मेहनत की पूरी वसूली नहीं मिलती। जो इमदादी कीमत बढ़ाना एक डबल एज सोर्ड है कि एक तरफ तो ठीक है, उसके वजह से जो गंदम या आटे की कीमत में तो इजाफा होगा, लेकिन जो एसेंशली जो फार्मर है, जो मेहनत करता है, उसको भी उसका पैसा मिलेगा। तो इंटेंशन तो उसके अंदर नीयत तो अच्छी थी ना। आप जो दूसरी जो फास्ट फॉरवर्ड की आप बात कर रहे हैं, अगर इंपोर्ट हुई है तो वो भी तो किसी गवर्नमेंट ने इजाजत देनी थी ना। बेशक इंटरनेशनल मार्केट में गंदम अगर सस्ती मिल रही है तो बगैर हुकूमत के इजाजत के इंपोर्ट तो नहीं कर सकते। उसी साइड पे आ रहा था। देखिए, आप एक इदारे में काम करते हैं, आपकी जो भी इस वक्त सैलरी है, तो आप कितनी एक्सपेक्टेशन, आप कोई यहाँ पे कुछ स्विच नहीं कर रहे, इसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो, तो कितना आप एक्सपेक्ट कर लेंगे? 10%, 15%, 20%, 25% एनुअल इंक्रीज, 77% आप एक्सपेक्ट आप भी नहीं करेंगे। मतलब जो 2200 रुपये फ़ी मन कीमत थी, जितनी भी महंगाई होगी हो, आप उसको उठा के 3900 रुपये फ़ी मन नहीं लेके जा सकते। उस वक्त की जो महंगाई की सूरत हाल थी और जो फार्मिंग के जो खर्चे थे, उसको सामने रख के 3000 से 3200 रुपये का जो रेट था वो रिकमेंड हुआ था, लेकिन एक्चुअली जो अप्रूव हुआ 3900 हुआ, क्योंकि इलेक्शन उसके ऊपर था। अच्छा, आई थिंक सिंध ने पहले रखती थी, सिंध ने पहले रखती थी। अब जुलाई में इसके हवाले से और फिर अगस्त में भी एक इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो PDM ही की थी, उसमें ये समरी पेश हुई कि 10 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है
वो आप इंपोर्ट करने की इजाज़त दें ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को, जो एक हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है। तो वो समरी टर्न डाउन हो गई थी। फिर जब केयर टेकर की गवर्नमेंट आई, इनको सितंबर में इन्होंने इजाज़त दी 10 लाख मेट्रिक टन गंदम सरकारी ज़राए से इंपोर्ट करने की। तो वो जो समरी थी जिसके तहत 10 लाख टन गंदम जो थी वो इंपोर्ट करना थी, वो फैसला जो था वो रिवर्स हुआ दिसंबर 2023 में, क्योंकि उस वक्त फिर वजारत फूड ने ये दोबारा एस्टिमेट्स दिए कि नहीं, अब हमारे पास जो बम्पर क्रॉप आ रही है तो हमें इंपोर्ट की इजाज़त नहीं है। लेकिन उससे अगर आप 2 महीने पीछे चले, जिस पे मैं ये सारी डिस्कशन लेके जाना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने उसके ऊपर कोई कदर नहीं, और यही जो आर्गूमेंट है साबिक निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर नवारुल हक काकड़ साहब दे रहे हैं कि निजी शोबे को तो इजाज़त है चीन या गंदम इंपोर्ट करने की, तो हमने तो कोई उनको इजाज़त नहीं दी। मैं आपको मैं यहाँ पे रुकूंगा आपको, क्या उनको वाकई इजाज़त है? नहीं, मैं आपको उसी तरफ लेके आ रहा हूँ। देखिए, गंदम की जो इंपोर्ट है अकॉर्डिंग टू द इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर, जिसके तहत पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स रेगुलेट होती हैं, वो उसमें ऐसा जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्राइवेट शोबे के लिए। लेकिन होता ये है, क्योंकि ये एक फार्मिंग के लिए भी एक इशू होता है, ओवरऑल अपने फूड सप्लाई की भी एक बैलेंस रखना, तो उसको अपने जो एक गलत है वो मार्केट में पैदा नहीं होने देना, तो हुकूमत पाकिस्तान उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा देती है। इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज नहीं लगाई, नंबर 1। नंबर 2, जहां से ये सारे, अगर ये सारा निजी शोबे का होता और हुकूमत, निगरान हुकूमत का इसके हवाले से कोई किरदार ना होता, तो फिर ये जो एक फैसला मैं पढ़ने लगा हूं अभी, और इसके हवाले से मैं आई मस्ट गिव क्रेडिट टू मुश्ताक घुमन, जो बिजनेस रिकॉर्डर के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उन्होंने इसके हवाले से रिपोर्ट भी किया था 7 मार्च को। तो अब ये मैं इनका एक कामरान नाज़रीन, वीट पॉलिसी बोर्ड है, इसका एक इजलास होता है 23 फरवरी 2024। इलेक्शन आपको पता 8 फरवरी को हो जाते हैं, एक हुकूमत जो है वो बनना शुरू हो जाती है, एक प्रोसेस में होती है। जो निगरान वजीर खुराक थे, उन्होंने एक वीट पॉलिसी बोर्ड का इजलास बुलाया 23 फरवरी को, और उस इजलास में उन्होंने इस बात का फैसला किया कि जो पहले गंदम प्राइवेट सेक्टर से इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी वो 28 फरवरी तक थी, तो उसमें उन्होंने 1 माह की जो तोसी थी वो कर दी। 31 मार्च 2024 तक गंदम दरामद करने की इजाज़त दे देगी निजी शोबे को, और ना सिर्फ 31 मार्च तक इजाज़त दी, जिसकी वजह से इजाफी कम अज कम खुद इस इजलास में बताया गया कि 6 लाख मैट्रिक टन गंदम मजीद पाकिस्तान आएगी। अगर ये 28 फरवरी ही कट ऑफ डेट होती, आज जो 35 लाख मैट्रिक टन गंदम पाकिस्तान इंपोर्ट हुई है वो 35 ना होती, कम से कम 6 लाख उससे कम होती, क्योंकि इनका इनिशियली इनका प्लान ये था कि 25 लाख मैट्रिक टन तक जो गंदम है वो इंपोर्ट होनी। और ये जो पहली इंक्वायरी कमेटी बनाई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें ये चीज तय हुई है कि 11 लाख टन जो गंदम इजाफी इंपोर्ट हुई है। अब जो निगरान वज़ीर आज़म, साबिक निगरान वज़ीर आज़म का जो कहना कि जी हमारा तो इसमें कोई किरदार नहीं था, निजी शोबा था, वो मंगवा सकता था, ये मिनट्स हैं वीट पॉलिसी बोर्ड के 23 फरवरी को, उसके अंदर जो फैसला है उसका मैं पॉइंट डी पढ़ रहा हूं। इसमें यह लिखा हुआ है कि इट वाज डिसाइडेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल बी रिक्वेस्टेड टू फैसिलिटेट द प्राइवेट सेक्टर एज पर द डिसीजन ऑफ द ECC of the cabinet on 23rd 10th 2023 in terms of providing priority berthing and letter of credit openings। तो अगर ये सारा निजी शोबे का ही काम था, तो ये फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को किसने हदायत दी कि लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने में इनको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंपोर्ट्स की इजाजत है, सच नहीं है जो हमारे हालात ओवरऑल हुए हैं। और इसके साथ ही फिर किसने कहा कि जब ये गंदम आ जाए पाकिस्तान तो जो सी पोर्ट है वहां पे इनको बर्थ प्रोवाइड की जाए ताकि ये टाइमली वहां से गंदम को ऑफलोड करके मुल्क में फराहम कर सके। कामरान, ये बड़ा क्लियर केस है, ये आप ठीक कह रहे हैं कि चीजें अब स्कैंडल की तरफ जा रही है, सिर्फ एक बहरान की बात नहीं है। एक और जो चीज इस सारी एक एपिसोड के अंदर सामने आई, मैं अगर इसमें एक चीज ऐड करूं, क्योंकि लोगों को बताना भी ये जरूरी है कि आखिर जो भी फैसला केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया था वो क्यों किया, क्योंकि जो गवर्नमेंट को जो अपने जो एस्टिमेट्स हैं कि उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान में जो गंदम की शॉर्टेज है वो कोई 25 मिलियन टन तक हो सकती है, कई एस्टिमेट जो 30 लाख टन तक की भी बात कर रहे थे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अब जो नंबर्स आए हैं कि हमारे पास तो वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद थी, तो ये जो असेस करता है, जो एस्टिमेट्स आप लगाते हैं, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, ये असेसमेंट, ये एस्टिमेट्स किसने दिए हैं, क्योंकि ये भी तो एक स्कैंडल की बुनियाद है ना। ये फूड मिनिस्ट्री के एस्टिमेट्स हैं नंबर 1,
और अच्छा, उस वक्त जो फूड सेक्रेटरी थे मोहम्मद महमूद, उनको जनवरी में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के सेक्रेटरी हैं। अब ये भी एक पाकिस्तान में, जब हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी ना कि डीएमजीज को कैसे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे को एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। पहले वो फूड सेक्रेटरी थे, उससे पहले वो पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी। अब ऑफिसर का तो उसमें कोई कसूर नहीं है, इसको तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर दी किसी जगह पे भी। तो दिसंबर में पहले यही फूड सेक्रेटरी जो थे ये समरी लेके गए कि जी ये बात कर मैं जुलाई अगस्त की और फिर सितंबर की कि 10 लाख टन की इजाजत दे दें, शॉर्टफॉल आ रहा है। सितंबर में इनको परमिशन मिल गई। दिसंबर में दोबारा समरी लेके गए कि नहीं, अब जो बम्पर क्रॉप की एक्सपेक्टेशंस है, तो आप 10 लाख टन जो टीसीपी ने इंपोर्ट करना है उसको कैंसिल कर दो, और ईसीसी ने उसको कैंसिल कर दिया। प्रॉब्लम क्या आया, ये 23 फरवरी को वीट पॉलिसी बोर्ड जो है इसका इजलास बुलाकर क्यों उसमें एक्सटेंशन 1 माह की दी गई, जिसमें इजाफी, उस वक्त तो 6 लाख की बात हुई थी, एक्चुअली इजाफी 11 लाख टन गंदम आई है, ठीक है, जिसमें कुछ 6-6.5 लाख मार्च में आएगी। टोटल जो नंबर जो आप अगर देखिए, क्योंकि उस वक्त तो फिर ये गवर्नमेंट आ गई थी ना, अंडर देयर वॉच। उन्होंने कैसे फैसला किया, ये इसमें जो रोल है जिसका इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। एक तो ईसीसी का जो फैसला था, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब का रोल इसमें इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। फिर जो ये फूड उस वक्त के मिनिस्टर थे कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब, उनको बुला के पूछे कि अच्छा उसी इजलास में जिस 23 फरवरी की जो मिनटेड एक चीज़ है और जिसको मुश्ताक गोमन साहब ने कोट भी किया अपनी स्टोरी में, उसी इजलास में जो पंजाब के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, फूड सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ये आप इसकी एक्सटेंशन मत दें क्योंकि जो निजी शोबा गंदम मंगवा चुके हैं उसकी वजह से हमारे पास जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं हम वो नहीं उठा रहे जो फ्लोर मिल्स हैं। और ये मजे की बात यह है कि इसके इजलास के मिनट्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि ये जो मसूफ थे, इन्होंने ये वीट पॉलिसी बोर्ड का जो इजलास है उसको बुलाने से पहले इन्होंने एक अलग मीटिंग की थी उसके साथ जो पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उससे पहले मिलने के बाद ये इजलास हुआ और उसमें एक्सटेंशन दी गई। तो ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लग रही है। मेरा ख्याल है कि जो लोग भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वीट पॉलिसी बोर्ड के जितने भी इजलास हुए हैं, अब जो इन्वेस्टिगेट कर, एक और जो चीज लास्ट थी इसके अंदर, जो नई गवर्नमेंट आई थी ये वाली, इनके भी जो वीट पॉलिसी बोर्ड के इजलास में मेरा ख्याल जिसकी सदारत की है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं उनके सामने भी ये मामला रखा गया और उनसे कहा गया कि ये चीज़ हुई है, ये बात अब हम करें मार्च की। तो उन्होंने फिर यही उसको कहा कि जो फैसला पहले हो चुका है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो खुल चुके हैं, जहां पे एलसीज ओपन हो चुकी हैं, वो वीट पाकिस्तान आप आने दें। तो ये एक पूरी कड़ी है। अब जो फैक्ट फाइंडिंग जिसकी आप बात करते हैं इंक्वायरी कमेटी की, अब ये बनी है सेक्रेटरी कैबिनेट जो डॉक्टर कामरान अफजल उनकी सरबराही में, लेकिन ये मामला इतना सीरियस है और इसमें हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। साबिक वज़ीर आज़म का भी नाम आ रहा है इन टर्म्स ऑफ हिज डिसीजन, नॉट कि उन्होंने पर्सनली कुछ रॉन्ग किया है। तो मेरा ख्याल इसकी जो इंक्वायरी का लेवल है वो एक सेक्रेटरी कैबिनेट से बढ़ के होना चाहिए बिल्कुल। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एट द एंड ऑफ द डे जो डैमेज है वो ऑलरेडी आई थिंक हो चुका है। और उसका डैमेज ये है कि जो बेचारा फार्मर, जो मैं पहले भी कह रहा था कि इतनी मेहनत करते हैं और इसलिए मेहनत करते हैं कि कुछ वो मुनाफा कमा सकें, क्योंकि ऑलरेडी गंदम के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद थे। फिर हमने लाखों टन गंदम इंपोर्ट की और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो इमदादी कीमत है, अब वो जो गंदम उस पर लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और मजबूरन जो फार्मर्स हैं उनको औने पौने दामों नुकसान पर जो गंदम है वो बेचना पड़ रही है। तो ये आई थिंक काफ़ी सीरियस इशू है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी होनी चाहिए और बहुत जल्द होनी चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो महंगाई का नया नंबर आया है वो हमें क्या बता रहा है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। महंगाई का नंबर जो अप्रैल का है वो हमारे सामने आ गया है और कम से कम ये कह सकते हैं कि अब जो महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही थी गुज़श्ता 2 सालों में, उसको ब्रेक लगती जा रही है। वैसे तो ट्रेंड जो शो कर रहा है कि गुज़श्ता 4 माह में भी हम देख रहे हैं कि जो महंगाई की बढ़ने की रफ्तार है वो सुस्त हो रही है। और जो अप्रैल का नंबर आया है वो महंगाई की शरह रही है 17.3%। तो कम से कम ये वही आई थिंक जो इस वक्त नंबर है जो 2 साल पहले जब पाकिस्तान में क्राइसिस बढ़ना शुरू हुआ था, जब महंगाई बढ़ना शुरू हुई थी। तो कैसे इसको आप देख रहे हैं? क्या ये एज पर एक्सपेक्टेशन है? दो कि ओवरऑल तो आई थिंक लोगों की अगर आप जिंदगियों से पूछें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बट डू यू थिंक कि ये एज पर एक्सपेक्टेशन है जो नंबर आया है? नहीं, ये जो महंगाई का नंबर अब आया है 17.3%, एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा सा बेहतर आया। रेंज यही थी 17-18 की जो इंडिपेंडेंट
एनालिस्ट वो फोरसी कर रहे थे, और जो वजारत ख़जाना थी उनका ये ख्याल तक 18.5 से 19.5% के दरमियान जो है महंगाई की शरह रहेगी। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव ये नंबर देते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले से हवाले से। बहरहाल इसमें जो बॉटम लाइन है कि ये जो अभी पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने नंबर रिलीज़ किया है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ उससे 3 दिन बाद हुआ, और गालबन उस वक्त तक ये नंबर उनको नोन था। अगर मीटिंग में डिस्कस हुआ या नहीं हुआ वो एक सवाल बाद में है, क्योंकि जिस किस्म का ये 3 दिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, इतना जाहिर है कि तो। और आपको खुद जो इसकी जो स्टेटमेंट आई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसके अंदर ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर कि जो फ्यूचर पाथ है इन्फ्लेशन का वो डाउनवर्ड है। तो एक साइड पे तो फ्यूचर पाथ डाउनवर्ड का जो है अब वो कह रहे थे, और दूसरी साइड पे जब आपको लग रहा था कि महंगाई की जो रफ्तार है बढ़ने की वो कम हो रही है, पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो इजलास हुआ था गालबन अप्रैल में हुआ था या मार्च में, एंड ऑफ मार्च में हुआ था, तो उस वक्त भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद 1% शरह सूद में कमी कर दी जाए, वो नहीं की। चले समझ आते हैं कि आप फौरी तौर पर जो है वो एक लूज पॉलिसी इंप्लीमेंट करके आप जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बकौल आपने अचीव की है, तो वो आप उस खोना नहीं चाह रहे थे। तो इस दफ़ा ऐसी क्या वजह थी? जो ज़राए से खबरें आ रही हैं और फिर कुछ जो पब्लिक स्टेटमेंट भी IMF की है, उनकी प्रेस स्टेटमेंट जो वो जारी करते हैं, वो एक टाइट मॉनिटरी पॉलिसी जो कमेटी उसकी जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसकी बात है। टाइट का मतलब ये है कि IMF कह रहा है कि जो शरह सूद है आप इसको कम नहीं करेंगे क्योंकि महंगाई कम नहीं हो रही। अब इस बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की चीज़ें आ रही। 2-3 चीज़ें कामरान इसके अंदर डिस्कस करने वाली। नंबर 1, जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, अगर वो वजारत ख़जाना से या वज़ीर आज़म से डिक्टेशन ले तो उनके काम में मुदाखलत है। वही मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी IMF के जो मिशन चीफ है उनसे डिक्टेशन ले तो वो उनके काम में मुदाखलत नहीं। यहाँ पर यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि जब हमने कानून भी पास किया था स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का, तो ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगी, वो बी इट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंस मिनिस्ट्री या उसमें IMF को ये इजाजत है कि वो डिक्टेट करे। देखिए वो अब ये पॉलिसी के जो आप प्रोग्राम साइन करते हैं उसके पीछे छुप के ये सारा काम करते हैं और उस वहीं से ये सारी स्ट्रेंथ लेते हैं। देखिए इतना मैं पता नहीं, स्टेट बैंक ऑटोनॉमस तो ना हुआ। नहीं, ऑटोनॉमस तो खत्म होगी ना बात। मैंने तो पिछले जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन उस पर भी ये बात कही थी, कौन सी ऑटोनॉमी है जहां पे तमाम लोगों का ये कंसेंसस है। खुद जो हमारे वजीर ख़जाना वो कह चुके थे कि अब शरह सूद में कमी होनी चाहिए। उनके स्टेटमेंट के आने के बाद फिर इन्होंने ये हरकत की और फिर मैं पिछली दफ़ा की बात करी, फिर दूसरी दफ़ा ये हुआ है। द क्वेश्चन इज़ कि अगर ये कुछ करना था फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों बनाई? यही कुछ करना था तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एक्ट है उसमें तरमीम करके आपने इसलिए उसको ऑटोनॉमी दिलवा दी कि वो डायरेक्टली आपको जवाब देते रहे। और फेडरल गवर्नमेंट जिसका बैंक कहा जाता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज द बैंक ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसका उस पर कोई किसी किस्म से कोई उसका कोई कंसल्टेशन नहीं करनी। इवन के जो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड था वो ख़त्म कर दिया गया। ये इस तरीके से जो फैसले होते हैं वो किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं होते। इफ यू अलाउ मी, क्या यही वजह है कि शायद इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया? डू यू थिंक कि अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर होते, क्योंकि उनके कुछ आपको पता ना कि इट्स नॉन कि वो एक्सचेंज रेट हो या इंटरेस्ट रेट हो, उनकी जो अप्रोच है वो एट टाइम्स वो असर्ट भी करते थे। डू यू थिंक अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर होते तो ही वुड हैव रेजिस्टेड दैट प्रेशर? डेफिनेटली द डिसीजन माइट हैव बीन डिफरेंट। जो अभी MPC ने किया है अनचेंज रखा है, ये फैसला शायद ये ना होता, क्योंकि वो लॉजिक से भी अगर बात करें यहाँ पे किसी मसला ये होता है ना कि अगर तो हम IMF के सामने सब कुछ सरनगून कर दें तो प्रोग्राम कामयाबी से इंप्लीमेंट हो जाए तो तालियां। तो अगर कोई भी मुल्क उसके वजीर खजाना अपने राइट्स के लिए, अपने मुल्क के राइट्स के लिए कुछ स्टैंड ले तो वो फिर वो नेगेटिव हो जाता है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और उन लोगों को अपनी रिपोर्ट्स में IMF अप्रिशिएट करता है जिन्होंने बगैर चूं चढ़ा किए हुए उनकी IMF की तमाम बातें मान ली। तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। इसका अब नुकसान क्या हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को? शरह सूद 22% का मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को, जो पिछले दफ़ा हमारे प्रोग्राम में इशफाक तोला साहब आए तो उन्होंने कहा जी 1% शरह सूद ऊपर या नीचे होने से उसका जो बजट के ऊपर असर पड़ता है 464 अरब रुपए पड़ता है। कभी ये नंबर 300 अरब रुपए से कम होता था, चूंकि कोई आपका जो बोरोइंग्स है बहुत ज़्यादा हो गई है डोमेस्टिक, तो और उसमें कुछ फिक्स भी होता है, वो टोटल के ऊपर ले रहे हैं। बट अभी भी सेफली आप ले लें तो 300 अरब रुपया तो कहीं नहीं गया ना, 1% का इम्पैक्ट। तो अगर आप सैलरीड क्लास से जितना भी और टैक्स ले लें, जो सैलरीड क्लास की पूरी टैक्सेशन है 1 साल के अंदर, उससे ज़्यादा आप इजाफी आपको शरह सूद पे जो देनी पड़ती है, उसकी जो कॉस्ट है, अगर 1% इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे
नीचे तो नहीं, आप ऊपर इमेजिन करें कि अगर जो लास्ट 2 इजलास हुए हैं उसमें 1% अगर कम करते और जो बनता भी था तो सीधा सीधा कंजर्वेटिव एस्टिमेशन 600 अरब रुपए का फायदा हो जाता पाकिस्तान का। आप जितना आप सैलरी क्लास की आप 2 सालों में टैक्स पे करती है, उतना आप ये 2% जो शरह सूद है उसको नीचे करके आप ये बेनिफिट ले सकते थे। अब इससे बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। इस तरह की और बहुत सारी ऐसी जो इंटरवेंशन है वो IMF करता रहता है, बट मोर देन दैट अब सवाल खड़ा हो गया है इसकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि इसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कब तक ऐसे चलेगी, कब तक ये इसी तरीके से काम चलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी अब इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उन्होंने भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी कि किस तरीके से ये जो एक उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेट मी रीड इट, दैट हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड डेलिब्रेट डिमांड डिस्ट्रक्शन, लफ्ज़ वो डेलिब्रेट करेंगे, डेलिब्रेट डिमांड डिस्ट्रक्शन पॉलिसी हैव लेड टू क्लोजर ऑफ मैनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये किसी के कान पे जून नहीं रेंग रही। अगर आपने यही करके IMF का प्रोग्राम लेना तो फिर क्या फायदा? फिर अगर बट ये प्रॉब्लम ये है ना कि आपको भी पता है कि फिर जब हम 2 एक्सट्रीम्स में घूमते हैं, या तो बिल्कुल मईशत को अपनी रोक देते हैं, या जब उसको ओपन करते हैं तो इतना ओपन कर देते हैं फिर बाकी चीज़ें हमसे संभाली नहीं जाती। अब इसके साथ ही जो IMF की हम बात कर रहे हैं, अगला प्रोग्राम भी हम नेगोशिएट करने जा रहे हैं 29 जो अप्रैल को फाइनली जो $1.1 अरब की जो किस्त थी फाइनल वो अप्रूव हो गई, स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट था। तो IMF तो कह रहा है कि जी ज़ाहिर है कि बड़ा बेहतरीन कामयाब प्रोग्राम था। क्या वाकई प्रोग्राम ये कामयाब रहा? फिस्कल साइड के ऊपर हमने चीज़ें अचीव की हैं जो IMF हमसे चाहता था, वो हुआ ऐसा? देखिए, शॉर्ट टर्म में हुकूमत को इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन तो मिली। पाकिस्तान के ऊपर जो एक तलवार लटकी हुई थी कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, वो चीज़ नहीं हुई। आप उस फेज से गुजर गए। ऑल्दो कि जिस तरीके से IMF के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को पैसे मिलने चाहिए थे, गैर मुल्की कर्जे मिलने चाहिए, तो जो हमारी ज़रूरत है और ऑप्शन आपके पास बचते नहीं, वो नहीं मिले। बावजूद IMF प्रोग्राम की दुनिया ने आप पे एतमाद नहीं किया। यही वजह है जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था कि 5 से $5.5 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मार्केट से खरीदना पड़ा। अच्छा, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है। वक्ती तौर पर फ़ायदा हो गया, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। जिस दिन IMF का प्रोग्राम ख़त्म हुआ आपका और आखिरी ट्रांच $1.1 अरब की उसकी मंजूरी दी गई, उसी दिन जो है वो वजारत ख़जाना ने अपना जो उसके जो क्वार्टरली फिस्कल ऑपरेशन होते हैं, फिस्कल ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे ये कि जो अखराजात और उसकी आमदन की तफसीलात हैं वो उन्होंने जारी की। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल और हुकूमत के नंबर्स की बात करें वो ज़्यादा बेहतर है। इन्होंने कहा जी कि जो IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उनका एक स्टेटमेंट आया कि IMF के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने जो उसकी जो फिस्कल कंसोलिडेशन हुई है वो बेहतर हो गई है पहले से। मतलब ये कि इन्होंने अपने अखराजात कुछ कम किए हैं। अब नाज़रीन, ये मेरे सामने बजट के नंबर्स हैं, खुद वजारत ख़जाना ने जारी किए हैं। 9 माह के अंदर सिर्फ वफाकी हुकूमत का जो टोटल खर्चा था वो 9,651 अरब रुपया था, जो पिछले साल के इसी 9 माह के मुकाबले में तकरीबन 2700 अरब रुपया या 38% ज़्यादा था। ये कौन सी फिस्कल कंसोलिडेशन है जिसमें आप 40% आप खर्चा जो है पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा करते हैं? उसके अंदर अगर आप डिटेल में जाएंगे तो सबसे बड़ा जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम नज़र आता है वो आपको कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी है। तो अगर ये मसला है, अगर अपने अखराजात कम करने हैं, अखराजात क्यों कम करने हैं कि आपको पास वसाइल नहीं है, नोट प्रिंटिंग अभी भी हो रही है। पहले डायरेक्टली हुकूमत को कर्जा दिया जाता था, अब आप स्टेट बैंक नोट प्रिंट करके कमर्शियल बैंकों को देता है, कमर्शियल बैंक्स वही उसके ऊपर ऑन एन एवरेज 1 से 1.5% अपना मुनाफा रख के पैसा जो है वो वफाकी हुकूमत को देते हैं। वफाकी हुकूमत उन्हीं कमर्शियल बैंकों से पैसा वापस लेके उन्हीं कमर्शियल बैंकों को कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी कर देता है। ये कौन सी फिस्कल कंसोलिडेशन हमने IMF के प्रोग्राम के तहत अचीव की है? 38% कुल अखराजात में इजाफा, और जो गैर तरक्याती अखराजात है उसमें 40% इजाफा, जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है उसमें 54% इजाफा। तो ये कामरान कहानी है IMF की फिस्कल कंसोलिडेशन की। क्योंकि IMF ने भी तो ये बताना है ना कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और अगला प्रोग्राम भी ऑब्वियसली उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक IMF को ब्लेम करने के बजाय ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने IMF के चुंगल से निकलना है तो फिर हमें अपनी जो डिसीजन मेकिंग है, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत होगी। मसलन छोटी सी एग्जांपल है जो हम जिक्र कर रहे थे, ये जो वीट का क्राइसिस है, टोटली ये अनअवॉइडेबल था।
और ये प्रॉपरली एक स्कैंडल बनता जा रहा है। अगर हम इस तरह के डिसीजंस नहीं ले सकते और फिर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होते हैं तो फिर बाहर से लोग आके इंटरफेयर करेंगे जब आप उनसे पैसे मांगेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे तिजारती खसारे के हवाले से कि वो भी दूसरा माह है कि उसमें इजाफा हो रहा है। क्या ये अलार्मिंग चीज़ है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि मईशत और जो हमारे इकनॉमिक फंडामेंटल्स हैं या फिस्कल डिसिप्लिन के लिए गुज़श्ता कई अरसे से आपको पता है कि इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दूसरा माह है जो नंबर आया है, जो तिजारती खसारा है उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ये जो इजाफा है अब जो अप्रैल का नंबर है $2.4 बिलियन, इज़ इट अलार्मिंग और स्टिल, क्योंकि यूजली आई थिंक कहते हैं कि चलें कोई ट्रेड डेफिसिट इवन की जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनका भी होता है, बट इज़ इट अलार्मिंग? देखिए, ट्रेंड की बात होती है। बात यह है कि जो IMF का प्रोग्राम था जिसके तहत हमने फिस्कल और एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबलाइजेशन अचीव की, उसी सिलसिले में को आगे बढ़ाते हुए फिस्कल का मैंने आपको बता दिया कि स्टेबलाइजेशन का क्या हाल है। 38% से लेकर 54% तक अखराजात इजाफी हुए मुख्तलिफ हेड्स के अंदर। रेवेन्यूज में बिल्कुल जो 30% इजाफा हुआ था। यहाँ पे भी जो आपका करंट अकाउंट का खसारा है, जो गैर मुल्की अदायगियाँ आप करते हैं और जो उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट्स मिलती है, उसमें कमी हुई है। वो कमी कैसे हुई है? हमने इंपोर्ट्स का गला दबाया, जो एक्सपोर्ट्स थी वो आपकी परफॉर्म नहीं कर पाई। जो 9 माह का नंबर आया जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया हुकूमत की तरफ से, और करना भी चाहिए, वो काम कर रहे हैं। आपका $619 मिलियन का करंट अकाउंट का सरप्लस था, खसारा नहीं था। ये कैसे हासिल हुआ? आपने इंपोर्ट्स को दबा के रखा हुआ है। नॉर्मल जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स होती हैं वो $5.5 से $6.5 बिलियन की हर महीने होती हैं। अब ये चूंकि हमारे पास पैसे है नहीं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से पैसे खरीद भी रहा है डॉलर्स, क्योंकि वो बाहर से तो उसको पैसा आ नहीं रहा है बावजूद IMF के प्रोग्राम के, तो ये जो ट्रेंड है वो डिस्टर्बिंग होता है। अब जैसे थोड़ी सी कोई आप रिलैक्स करते हो पॉलिसी को, आप थोड़ा सा अलाउ करते हो इंपोर्ट्स को, तो साथ ही आपका करंट अकाउंट खसारा जो है वो यकदम से वो बढ़ना। इसमें एक चीज़ देखें, जो पाकिस्तान में तो ये जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं करंट अकाउंट खसारा का, और ये डिबेट भी होती रही कि एक तरीका तो ऑब्वियसली हम अपने जो भी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करें, दूसरा अपने मीन्स में रहना सीखें। इस बारे में बात होती रही कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बुरी बात है कि अगर हम इंपोर्ट्स को वेल विद इन जो अपने मीन्स है उसमें रखते हैं, क्योंकि अगर करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा, ऑलरेडी हमारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर उधर से बढ़ता है तो मजीद आपको डॉलर्स चाहिए होंगे, तो क्या करेंगे? ये कोई बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये इसके ऊपर एक शिफ्ट करना पड़ता है। आपको ऐसी चीज़ों की पैदावार मुल्क के अंदर बढ़ानी पड़ती है जो ना सिर्फ आपकी ज़रूरियात को पूरा करे बल्कि आप उसकी एक्सपोर्ट भी कर सको। अगर नंबर की सिर्फ बात कर ले, अप्रैल की जो $2.4 अरब का तजारती खसारा है एक महीने में, कुछ ज़्यादा नहीं है अगर आम कोई मुल्क है, लेकिन आम मुल्क हम पाकिस्तान नहीं है ना, हम हर वक्त डिफॉल्ट की सूरत हाल में रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आया? प्रॉब्लम आपका आया जी इसमें एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट्स सिर्फ आपकी हुई है $2.34 बिलियन, 2 अरब और रफली $35 करोड़ की आपकी एक्सपोर्ट्स हुई है। पिछले साल के मुकाबले में 10% ज्यादा होगी, लेकिन ये 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया। ये इसी गेम में चल रहे हैं। इसके बावजूद ऑलमोस्ट इनको इनकम टैक्स फ्री इनकी एक्सपोर्ट्स हैं, चीपर इनको कर्जे मिलते हैं, सब्सिडाइज इनको गैस मिलती है, हर तरह का ये प्रिविलेज को। डोंट फॉरगेट जो रुपए की डीवैल्यूएशन है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा, वो किधर गया सारा। अच्छा, अब आप दूसरी साइड पे आ जाए, इंपोर्ट्स की तरफ। इंपोर्ट्स ने चूंकि दबा के रखी हुई है, वो 4.2 बिलियन से लेके $4.78 बिलियन में वो उसके उसी सर्कल में रहती हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया है, ये इस साल अप्रैल में जो इंपोर्ट्स हुई हैं इस साल, वो हुई है, ये अप्रैल का नंबर है, $4.7 बिलियन की नॉर्मल इंपोर्ट्स है जो इनके स्टैंडर्ड है। लेकिन जो पिछले साल का अप्रैल था उसमें जो कामरान इंपोर्ट्स हुई है वो तकरीबन $3 अरब की थी। उस वक्त आपने बहुत दबाया हुआ था, जैसे उसको छोड़ा इकोनॉमी को, पिछले साल 3 थी, अब 4.5 की हो गई है, तो आपको एकदम से $1.7 बिलियन इसमें इंपोर्ट्स में एडिशनलिटी आ गई है। ये मैं इसलिए बारहा ये बात कहता हूँ कि ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है। आप कभी भी
जो है आप कामयाबी का ढोल मत बजाएं जब आपको पता है कि आप एक IMF प्रोग्राम से निकल के दूसरे IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं। आपको पता है कि आपके अखराजात कंट्रोल में नहीं आ रहे, जितना मर्जी आप गला दबा लें। आपको पता है कि जैसे ही आपने इकोनॉमी को नॉर्मल उसको ग्रो करने की इजाजत दी, आपका फिर करंट अकाउंट का खसारे का फिर मसला सारा उठा लेगा। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान जो है वो तकलीफ में रहेगा इकोनॉमिकली 3 से 4 साल। जितना हम मर्जी पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते रहे, नंबर्स जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं। चलिए लेट्स सी, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि देखें जी एक पॉजिटिव टर्न अराउंड आया है जब से उनकी हुकूमत आई, और ख़ास करके जो महंगाई की जो शरह है या रफ्तार जो बढ़ने की है उसमें कमी हुई है, उसको एक बड़ी वो सक्सेस के तौर पर देख रहे हैं। बट आई थिंक द ट्रबल इज़ फार फ्रॉम ओवर। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क भारत का, जहाँ पर आम इंतखाबात हो रहे हैं और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जो है वो उसका चर्चा है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त भारत के अंदर आम इंतखाबात का सिलसिला जारी है। आपको पता है कि 1.5 अरब की ऑलमोस्ट आबादी का वो मुल्क है और तकरीबन 1 अरब एलिजिबल वोटर्स हैं। तो इसलिए अनलाइक पाकिस्तान या किसी और मुल्क 1-2 दिन में वहाँ पर इंतखाबात नहीं होते। 7 मुख्तलिफ फेजेज़ में वहाँ पर लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं और तमाम नज़रें इस बात पर हैं कि क्या रिकॉर्ड 3rd टाइम जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के नरेंद्र मोदी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इंडिकेशन तो यही सजेस्ट कर रही हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि माजी में हमने देखा है कि जब भी वहाँ पर जो लोकल पॉलिटिक्स इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान का वहाँ पर बड़ा चर्चा रहा। आमतौर पर वहाँ की जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके वोट लेती रही हैं। लेकिन हालिया सालों के अंदर जब भी हमारी मुलाकात होती है, वो भारत के डिप्लोमेट्स हों, एनालिस्ट हों, सहाफ़ी हों, वो ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान का उस तरीके से जो भारत की लोकल पॉलिटिक्स है उतना जिक्र नहीं होता क्योंकि हम अब डिफरेंट लीग में हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली बावजूद इसके कि जो भी वो दावा करते हैं कि हम एक डिफरेंट लीग में हैं, अब तो हम G20 के मेंबर हैं, जल्द हम G7 के मेंबर भी बन जाएंगे। लेकिन ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं एक दफ़ा फिर लग ये रहा है कि फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। और यहाँ तक आलम है कि अदरवाइज़ तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या किसी लीडर का कोई भी जो स्टेटमेंट होता था उसका जवाब देना गवारा नहीं करते थे। मैं हैरान हूँ कि एक ट्वीट किया बेज़रर सा 3 अल्फाज का, जो फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान में खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका अपना क्या स्टेटस है सबको पता है। उस ट्वीट की वजह से पूरे भारत के अंदर भूचाल आ गया। तमाम जो उनका मीडिया है उस पर डिस्कशन होना शुरू हो गई। जो बीजेपी का जो सोशल मीडिया है उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी कि कैसे पाकिस्तान जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, वो चाहता है कि राहुल गांधी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। फिर गुजरात में इसी हफ्ते जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पब्लिक रैली से खिताब कर रहे थे तो 5 मिनट उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने तबसरा किया और कहा कि ये जो नेक्सस है बिटवीन पाकिस्तान एंड कांग्रेस जो है वो एक्सपोज हो गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान की मुरीद है। तो ये एक कंट्रडिक्शन भी है कि जहाँ एक तरफ भारत कहता है जी पाकिस्तान मैटर नहीं करता, लेकिन आज भी उनके इंतखाबात में पाकिस्तान का तस्करा है। देखिए ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि एक भारत के जो वज़ीर आज़म है एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर के ट्वीट के ऊपर उसको इक्वेट कर रहे हैं कि जैसे हुकूमत पाकिस्तान की कोई इसको सपोर्ट है कांग्रेस को। पहली बात तो ये कि इस तरह की जो इलेक्शनरिंग के दौरान आप इस तरह की स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इस लेवल की वो मतलब फवाद चौधरी का अपना जो एक स्टेटस है वो अपनी जगह पे है। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर की ट्वीट से इतनी तकलीफ हुई है, या जो भी उसको आप कह लें कि वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तो क्या इस चीज़ की इंडिकेशन नहीं आ रही कि उनको लगता है कोई हीट पहुंच रही है इलेक्शन में? नो, ही इज यूजिंग पाकिस्तानी कार्ड, जिसका जैसे आपने कहा कि इंडियंस कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान तो मैटर ही नहीं करता। हम भी कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत पीछे रह गया, लेकिन पाकिस्तानी कार्ड तो फिर वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। बिल्कुल पाकिस्तानी कार्ड इस्तेमाल कर भी रहे हैं और बावजूद इसके कि जो प्रोजेक्शंस हैं कि शायद वही बनेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जब तक अनाउंस हो नहीं जाता रिजल्ट, इंतखाबात मुकम्मल हो नहीं जाते तो आप कुछ कह नहीं सकते। इसमें जो इंपॉर्टेंट आई थिंक इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है ना, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हों या भारत के पॉलिटिशियंस हों या बाकी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में, फिर आप कह सकते हैं कि जो वोटर्स हैं थोड़े पढ़े लिखे होते हैं तो उनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होता। दो के लोग अमेरिका में आप कहते हैं ट्रंप स्टिल बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। असल जो इशू है कि कैसे जो हमारे सियासतदान हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक बेज़रर से ट्वीट को
फवाद चौधरी साहब आपको पता है कि अभी जेल काट के आए हैं, जमानत पे हैं, खुद बेचारे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनके ट्वीट को उन्होंने, जो आप कह रहे हैं कि ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे ये रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है और वहाँ पर जो उनके सपोर्टर्स और वोटर्स हैं वो उस चीज़ को बाय करेंगे और कहेंगे कि यार वाकई कि पाकिस्तान इस तरह से इंटरफेयर कर रहा है। और अगर तो यही पैमाना है, आपको याद होगा कि 2019 में जब भारत के आम इंतखाबात हुए थे, री इलेक्शन उस वक्त चाह रहे थे नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान क्या चाहता है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ही दोबारा मुंतखब होकर के आएँ, क्योंकि पाकिस्तान का ख्याल है कि अगर जो दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त जो इश्यूज़ हैं वो इसी तरह के कोई जो पॉपुलर राइट विंग जो लीडर है भारत का, वो अगर आएगा तो वही मसला हल कर सकता है। तो अगर तो पैमाना उनका वो है कि अगर एक पाकिस्तान का कोई फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर एक ट्वीट कर देता है तो उससे ये इस्टेब्लिश होता है कि नेक्सस है बिटवीन इंडियन कांग्रेस एंड पाकिस्तान, तो फिर तो 2019 में आप कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने कोशिश करके या पाकिस्तान और बीजेपी का गठजोड़ था। इसका तो ये मतलब हुआ ना, क्योंकि उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी की जो जमात है वो जीत करके आए। तो लेट्स सी, आई थिंक इसमें जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो मुझे लगता है कि आई थिंक हमारे यहाँ भी और बाकी दुनिया में भी जो नफरत है ना वो बड़ी आसानी से बिकती है। अमन और शांति की जो अगर आप बात करेंगे तो शायद उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जो सियासतदान वो पाकिस्तान के हों या भारत के हों, जो इलेक्शन में जो नारे लगाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो जब मुंतखब होकर के आएंगे तो उस पर अमल दरामद भी करेंगे। 2014 का आपको याद होगा जब पहली मरतबा मोदी साहब मुंतखब होकर के आए, पाकिस्तान के खिलाफ इलेक्शन में वो बात करते रहे, लेकिन जब मुंतखब होकर के आए तो उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को दावत दी कि उनकी वोट टेकिंग पर आएँ। तो इसलिए आई थिंक जो भी वो इस वक्त बयानात दे रहे हैं, यू नेवर नो कि अगर मुंतखब होकर के आते हैं तो उनका जो रवैया है वो उस लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। बहरहाल हम नज़र रखेंगे जो भी भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं और उसकी आउटकम क्या होती है। फिलहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।